जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका एक हमारे नए वीडियो में स्वागत है जिसको हम पढ़ने वाले हैं मैटर। ये केमिस्ट्री के अंदर आने वाली चीज़ है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। तो आज हम पदार्थ के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि पदार्थ होता क्या है और पदार्थ में किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पदार्थ का मतलब ही वो होता है कि संसार के वे पदार्थ जो क्या करते हो, स्थान घेरते हो, जिसमें भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि कहीं पे रख देते हैं। जैसे मैंने एक ये क्यूब लिया, इसको हम जब रखते हैं तो जो इसके नीचे जो बॉटम का इसका सरफेस है वो क्या करेगा कि इसमें जगह घेरेगा, और जब जगह घेरेगा ये आप देख सकते हैं कि नीचे वाला क्या कर रहा है, जगह घेरेगा, और प्लस इसका भी कुछ वेट होगा। तो इसी सब चीज़ों को हम क्या करते हैं कि इस पदार्थ में अध्ययन करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ पर्टिकुलरली आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो लाइट होता है, जो लाइट मतलब कि प्रकाश, ये क्या होता है कि ये मैटर के अंदर नहीं आता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये लाइट होता है ये मैटर के अंदर नहीं आता है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे मैटर के बारे में, जो कि मैटर क्या होता है और इसके बारे में आगे की चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं मैटर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। मैटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। तो फिजिकल बेसिस पे क्या है कि इसको 5 भागों में बांटा गया। जो आज तक आपने छोटे क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं कि जो मैटर होता है ये केवल 3 स्टेट में होता है। जो मैटर के स्टेट होते हैं वो केवल 3 स्टेट में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये होते हैं 5 स्टेट में। जिसमें सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे सॉलिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। उसके बाद लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव। गैस, जिसको हम बोलते हैं गैस, उसको हिंदी में भी, और प्लाज्मा। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट में आ जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो इन सब चीज़ों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सॉलिड होता है वो होता क्या चीज़ है। तो सॉलिड जिसमें क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एकदम आपस में डेंस्ड हों, एकदम आपस में एकदम संघनित रूप से बंद हो, उसे हम कहते हैं सॉलिड। जिसमें मतलब कि पार्टिकल्स जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है। और जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, इसका एक निश्चित आकार और आकृति होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिक्विड की तरफ बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ठोस के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आयरन, उसके बाद वुड लकड़ी, उसके बाद स्टोन, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे क्या हैं कि किसके अंदर आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे आते हैं सब के सब सॉलिड के अंदर। अब इसके बाद हम लोग लिक्विड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिक्विड मतलब होता है द्रव। लिक्विड मतलब क्या होता है कि द्रव होता है। तो इस लिक्विड के बारे में हम और ज़्यादा स्टडी करेंगे, और जिसके बाद हम ये आपको एक कंक्लूज़न तक ले जाएंगे कि लिक्विड जो होता है ये, इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के, ये क्या होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर रहते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल हैं थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और इस लिक्विड का जो हम यदि स्टडी करने पे आए तो फिर ये चीज़ें देखते हैं कि जो लिक्विड होता है ना इसका शेप होता है, और ना ही इसका कोई फिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि कोई फिक्स आकार होता है, जिसमें मतलब किसी भी बर्तन में आप डालेंगे तो उसके हिसाब से वो खुद को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, ढाल लेता है। जैसे आप देख लेते हैं पानी, दूध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क, वाटर, हनी, ये सब चीज़ें आपका क्या है कि ये सब चीज़ें आपका किस में चला जाता है, तो ये सब चीज़ें आपका लिक्विड में चला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस। तो जो ये गैस होता है, इसमें गैस में क्या होता है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिक्विड की अपेक्षा इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी गैस का परसेंटेज है, जो कि 78% आपका है नाइट्रोजन, और 21% है ऑक्सीजन,
और अदर गैसों में आपका आ जाता है, जिसमें आपका क्या है कि 1% आपका अदर गैसेस है। तो इन सब को मिला के आपका क्या बन जाता है, एक एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे गैस के अंदर आता है। अब इस गैस के पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो चौथी स्टेज है ये है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट है जिसमें हाइड्रोजन और प्लस हीलियम, जो कि आप लोगों ने सन स्टार्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे ये आपको पढ़ने को मिलता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से जो आपस में डिफ्यूज़न होता है, उस डिफ्यूज़न की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में डिफ्यूज़न होता है और फिर वो एक प्लाज्मा स्टेट बनता है। उस स्टेट में क्या होता है कि जो तारे होते हैं या फिर सन होता है, ये हमेशा और हमेशा जलते रहते हैं और हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे कि हम घर पे देख लेते हैं टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है कि प्लाज्मा स्टेट में होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे जेली, ये सब चीज़ें क्या है कि ये प्लाज्मा स्टेट में हमको देखने को मिल जाती है। उसके बाद लास्ट हम डिस्कशन करेंगे जो कि है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है ये वो चीज़ें हैं जिसको मतलब कि हम बहुत ही निम्न टेम्परेचर, जैसे कि बोल सकते हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये जो प्लाज्मा है ये इतने स्टेट पे आपको देखने को मिलता है। हाँ, ये चीज़ें आप ध्यान देना कि ये चीज़ें क्या है, प्लाज्मा जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है, ये माइनस स्टेज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है, ये दो साइंटिस्टों के नाम से मिलकर बना है, एक सत्येंद्रनाथ बोस और दूसरा आइंस्टीन। इन दोनों लोगों ने इसको क्या किया, इन दोनों लोगों ने इसको रिसर्च किया इसके ऊपर और इसके ऊपर थ्योरी दिया 1925 में। इसको 1925 में क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को किसके द्वारा, सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा और आइंस्टीन द्वारा। और एक चीज़ ये मेरे से छूट गया, जो प्लाज्मा स्टेट है, ये प्लाज्मा स्टेट क्या है कि ये भी डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, तो ये इरविन के द्वारा। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो इरविन के द्वारा। और जो इरविन है उन्होंने इसको कब डिस्कवर किया था, तो उन्होंने इसको डिस्कवर जो किया था वो 1920 में किया था। इसको डिस्कवर 1920 में किया था, किसको, प्लाज्मा को। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा तक डिस्कशन हो चुका और हमने अब फिजिकल बेसिस पे हम लोगों ने मैटर को जान लिया। अब हम बढ़ते हैं केमिकल बेसिस पे। केमिकल बेसिस जो कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं रासायनिक आधार या रसायन के आधार पे, जिसमें क्या होता है कि ये मैटर होता है, ये 3 भागों में बढ़ता है। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। तो एलिमेंट मतलब होता है तत्व, कंपाउंड मतलब होता है यौगिक और मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट जो भी आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो वो सब का सब आपका क्या है, एलिमेंट है। अब उसमें क्या होता है कि वो अपना अलग अलग बेसिस पे उसका डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। इन 3 भागों में इसका क्या किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेटल। तो मेटल जानने के लिए हम ये देखते हैं कि मेटल वो चीज़ें होती हैं जिसमें धातु कि जिसमें क्या हो कि पहली चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर हो, वो उसमें क्या हो सके, इजीली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। और दूसरा प्लस वो हीट को भी वो करे, सप्लाई करे, मतलब गुड कंडक्टर हो इन दोनों का। और उसमें क्या हो कि उसमें शाइनिंग हो, उसमें मेल्बिलिटी हो, उसमें डक्टिलिटी हो और तन्यता हो। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए हम मेटल और नॉन मेटल का डिसाइड करते हैं। तो मेटल वो चीज़ें होता है जिसके अंदर से बेसिक जाने तो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अब हम नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं। तो नॉन मेटल वो चीज़ होती है जिसमें क्या करते हैं कि नॉन मेटल की जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या हो, बैड कंडक्टर हो, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो बैड कंडक्टर हो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। और एक और चीज़ आपको उसमें पढ़ने को मिलती है जो कि क्या है, मेटलॉइड। मेटलॉइड वो चीज़ है
जिसको हिंदी में बोल सकते हैं उपधातु। तो वो क्या होती है, मेटोलॉइड वो चीज़ होती है कि जो रहती है कैसे, नॉन मेटल की तरह, लेकिन किसी चीज़ के संपर्क में आने के, एक्सटर्नल फोर्स के संपर्क में आने की वजह से वो क्या हो जाता है, मेटल का काम करने लगता है। तो वो चीज़ें होता है मेटोलॉइड। जैसे आपने देखा होगा पेंसिल का ग्रेफाइट, उसमें क्या होता है कि जब वो क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में यदि आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो किस कंडीशन में, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली सप्लाई कर देता है, लेकिन वो आता है नॉन मेटल के कैटेगरी में। तो जो क्या हो कि नॉन मेटल होते हुए भी मेटल का काम कर दे, उसको क्या बोलता है, मेटोलॉइड, उपधातु। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड मतलब क्या होता है, यौगिक। तो अब हम कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है। तो कंपाउंड जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड या फिर यौगिक। और ये यौगिक जो है ये दो भागों में बटा है, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं कार्बनिक। कार्बनिक के अंदर, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कार्बन के अपरूपों को अध्ययन करते हैं, मतलब कार्बन के अपरूप को पढ़ते हैं। जैसे एक आपको फॉर्मूला हम दे रहे हैं, बता रहे हैं CH4, उसके बाद फिर एक और फॉर्मूला है CH3COOH। अब आप लोग ये हमको बताएंगे कि CH3COOH किसका फॉर्मूला है, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जिसमें हम सीधा सीधा कहें तो जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बनिक, मतलब कि जिसमें कार्बन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। अब उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है कि इनऑर्गेनिक में हम उसके बारे में स्टडी करते हैं जिसमें क्या होता है कि कार्बन एब्सेंस हो, जिसमें कार्बन क्या हो कि एब्सेंस हो, उपस्थित न हो, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोई भी फार्मूला आप लिखते हैं H2O, उसके बाद Fe2O3, ये सब चीज़ें क्या है कि ये आपका अकार्बनिक के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिख दिए Na, सोडियम, ये सब चीज़ें आपका क्या है कि अकार्बनिक के अंदर आता है। जिसमें हम कार्बन के अपरूप के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अकार्बनिक, एक सिंपल भाषा में बोले तो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिसमें कार्बन के अपरूप अनुपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक। अब उसके बाद हम एक आखिरी पड़ाव की तरफ मूव करते हैं जिसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये जो मिक्सचर है इसका मतलब होता है मिश्रण। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो इसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और कोई तीसरे चीज़ का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं बहुत ही बारीकी से। जो कि होमोजीनियस मतलब होता है समान मिश्रण और हेट्रोजीनियस मतलब होता है विषमांग मिश्रण। समान मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम जब सॉल्यूशन में डंप करते हैं, मतलब डालते हैं, डुबोते हैं और उसको उसमें मिलाते हैं, और मिलाने के बाद वो जो बाहर से डाली गई पार्टिकल्स हैं, जो बाहर से डाली गई वस्तु है उस सॉल्यूशन में, और वो गायब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं समांग मिश्रण। जैसे हम पानी में क्या कर देते हैं कि एक गिलास है, उस गिलास में पानी भरा हो, उसमें हम क्या करते हैं नमक डाल दिए और उसको कुछ देर तक उसमें गोल गोल घुमा के, मतलब उसको चम्मच से राउंड उसमें पानी के अंदर घुमा दें, तो फिर क्या देखेंगे कुछ देर बाद कि उसमें से चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो चीनी है वो दिखाई देना गायब हो जाएगा, उसमें से दिखेगा ही नहीं, तो फिर हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। और अब हम बढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम जब मिलाते हैं किसी दूसरी चीज़ में, जैसे मतलब
आप दो प्रकार की अलग अलग कच्ची दाल ले लो और उसको आपस में मिला दो एक कटोरी में लेकर, तो आपको दोनों अलग अलग, जैसे चने की और मसूर की दाल ले लो और उन दोनों को आपस में मिला दो, और उसके बाद आप देखोगे कि वो दोनों को आप अलग अलग देख सकते हो, उसमें आपको वो दिख जाएंगे। उसको बोलते हैं बिस्मांग मिश्रण, जिसमें आप जैसे नमक और चीनी ले लो। जैसे आपने नमक और चीनी ले लिया और नमक और चीनी को एक कटोरी में मिला दो, तो आपको उसमें बड़े दाने के जो रहेंगे चीनी वो दिख जाएंगे, नमक छोटे दाने का रहेगा, वो दोनों अलग अलग दिख जाएंगे। लेकिन वही दोनों नमक और चीनी को आप उठा के और फिर से आप क्या कर दो कि उसको सॉल्यूशन यानी इस बोतल में डाल दो। ये जो बोतल आपके सामने है स्क्रीन पे, इस बोतल में आप उसको उठा के डाल दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। वही आपका फिर क्या हो जाएगा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर का रूप ले लेगा। लेकिन वही यदि हम उसको ऐसे कटोरी में रखते हैं और मिक्स कर देते हैं, तो फिर वो हमको क्या देखने को मिलेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के रूप में हमको वो देखने को मिल सकता है। तो इतना बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।